आज के इस लेक्चर में हम लोग सर्कुलर मोशन में अब लगभग एक लास्ट थ्योरी जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और वो थ्योरी क्या है, बड़ा ही अजीबोगरीब है, क्योंकि मैंने कभी चर्चा की हुई थी कि जी का वैल्यू भी चेंज करता है अर्थ के रोटेशन की वजह से। तो अर्थ का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा उसके हिसाब से जो जी का वैल्यू है वो चेंज करता है। इक्वेटर पर कुछ और होगा, पोल पर जाकर कुछ और होगा। ये तमाम चीज़ें इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे और साथ में कुछ जेई के प्रॉब्लम। और जो लास्ट वीडियो आप देखेंगे तो लास्ट वीडियो में हमने पूरी तरह से छोटी छोटी बहुत सारी बातें, जैसे रोटर के विषय में बताए हैं, डेथ वेल के विषय में बताए हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर के विषय में बताए हैं। इन तमाम चीज़ों पर प्रॉब्लम का भी डिस्कशन हुआ है। तो मतलब मैंने ये प्रयास किया है कि सर्कुलर मोशन के का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो आपको जेई मेन, एडवांस और नीट सब जगह पे काम करने वाला है, उन तमाम बातों के लिए मैंने पूरी ख्याल रखा है उसका। ये जो प्रॉब्लम अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह प्रॉब्लम उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। हालांकि इस तरह के प्रॉब्लम मिलते थोड़े कम हैं। तो एससी वीक में, यानी सर के जो एससी वर्मा सर का बुक है, उसी में 17 नंबर में ये इकलौता मात्र प्रॉब्लम मुझे नज़र आया। हालांकि मेरे को तो पहले भी ही पता था। तो उस थ्योरी पर ये बेस्ड है प्रॉब्लम। तो उस थ्योरी को सबसे पहले हम लोग डील करेंगे कि वेरिएशन इन जी ड्यू टू अर्थ रोटेशन, इस टॉपिक से उठाएंगे, या इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन ऑन जी, यानी अर्थ के रोटेशन की वजह से जी के वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी चर्चा होने वाली है। ये तो बात होगी, इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है ना। इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन। लेकिन और भी कुछ बातें हम आज आपसे करेंगे, क्योंकि अब सर्कुलर मोशन का जो बेसिक फेज है, इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन ऑन जी, यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर अर्थ के रोटेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके लिए हमारे पास जो व्यवस्था है, ये तो और भी थ्योरेटिकल है पर ये मैथमेटिकल है। अर्थ के रोटेशन से कैसे जी प्रभावित होता है। मैं आपसे ये कहना चाहता था कि सर्कुलर मोशन का ये एक फेज है जो हॉरिजॉन्टल सर्कल में बात चली है। आपने अक्सर ये गौर किया होगा कि जितने भी सारे थ्योरीज अब तक आपको सर्कुलर मोशन में सिखाए गए हैं, वो टोटल हॉरिजॉन्टल सर्कल पर ला करके फिक्स किया गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सर्कुलर मोशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल सर्कल में ही होता है। एक अलग टॉपिक लेकर के हम लोग सीखने वाले हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यानी मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन वर्टिकल सर्कल। और उसको अभी क्यों नहीं बताया मैंने, मैं क्यों बचा के रखा हुआ हूँ, जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, वर्क पावर एंड एनर्जी। क्योंकि जब वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो वर्टिकल सर्कल का जो थ्योरी है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, वो बेदाग तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और बहुत अच्छे से वो समझ में भी आएगा। यहाँ पर बहुत कठिनाई होगी वर्टिकल सर्कल पर मोशन को डील करने में, इसीलिए आप ये ना समझना। दूसरी एक और बात मैं बताना चाहूँगा, जब मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन को सिखा रहा था तो उस टॉपिक को सिखाते हुए हमने आपको बेसिकली मोमेंटम जो कॉन्सेप्ट है, न्यूटन्स लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, उसकी चर्चा नहीं की है। तो आप ये भी समझ लोगे कि सर ने वो छोड़ दिया है। जी नहीं, बस आप थोड़ा वेट कर लीजिए, वो सभी हमारे रास्ते में हैं और एप्रोप्रिएट जगह पर जाने के बाद उसको समझेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ये तमाम चीज़ें हैं जो सीखने समझने के लिए थोड़ा इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा आपको। और आप ये जो सोचेंगे कि हम एक ही बार में हर चीज़ें सीख लें इस प्लेटफॉर्म पर, आपको वो नुकसान देगा। ये प्लेटफॉर्म कभी अलाउ नहीं करता है ना, ऑर्डरलेस पढ़ाई करने का। क्योंकि इसके भुक्तभोगी कहीं ना कहीं बहुत सारे हमारे नज़र में स्टूडेंट, और मैं भी रहा हूँ। मैं क्या छिपा हूँ आपसे, क्योंकि हमने भी कभी सीखा है तो मैं आपको आज सिखा रहा हूँ। तो
अब हम शुरू करते हैं टॉपिक को। ये प्रॉब्लम हमारे सामने है, एक बार प्रॉब्लम को पढ़ करके आपको दिखा देता हूं कि अ पर्सन स्टैंड्स ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस एट द इक्वेटर, बाय व्हाट फ्रैक्शन इज द बैलेंस रीडिंग लेस देन हिज ट्रू वेट। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस को इक्वेटर पर रख दे हम, तो उस पर जो वेट हमें दिखेगा वह वेट उसके ट्रू वेट से किस फ्रैक्शन में लेस होगा, कितना कम होगा, ये डिमांड कर रहा है। दूसरा बड़ा ही मैजिकल है, कहता है कि द स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन इज इंक्रीज्ड बाय सच एन अमाउंट। कहता है अर्थ की रोटेशन के, ये इमेजिनेशन है, एक कल्पना है कि अगर मैं अर्थ के स्पीड को इतनी वैल्यू से इंक्रीज करा दूं ताकि इक्वेटर पर जो उसका एपरेंट वेट है, यानी इक्वेटर पर जो उसका वेट हमारा स्प्रिंग बैलेंस मापेगा वो उसके ट्रू वेट का सीधा आधा हो जाए, तो उस सिचुएशन में एक दिन की लंबाई कितनी होगी, मतलब एक दिन कितने घंटे का होगा, यह पूछना चाहता है। बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही बेस्ट सिचुएशन है। आइए सबसे पहले थ्योरी को डील करते हैं। आप सबसे पहले ये जान लें कि ये अर्थ है, ये मान लेते हैं ये अर्थ है, इसको अर्थ मानेंगे, सर्कल नहीं मानेंगे, स्फेयर नहीं मानेंगे। इमेजिन कीजिए कि यह अर्थ है, ठीक है, और ये है इसका पोल। ये क्या है, इसका पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड दिस लाइन इज लाइक इक्वेटर। ये लाइन क्या है, इक्वेटर है। चलिए सही बात है, ये लाइन है इक्वेटर। आप चाहें तो इक्वेटर का एक दृश्य इसको दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थ के चारों तरफ वो घुमा हुआ इमेजिनरी लाइन है, इसी को हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, अर्थ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से सपोज करते हैं कि ये रोटेट कर रही है। बढ़िया बात है, करने दीजिए। अब कहता है कि किसी पोजीशन P पर मैं इसकी कल्पना कर लेता हूं और मानता, ये देखिए ये है अर्थ का सेंटर, और एनी एंगुलर पोजीशन थीटा की बात मैं करता हूं। लास्ट वीडियो में मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी सिखा दिया है, यानी न्यूटन्स लॉ इन रोटेटिंग फ्रेम। सो वो जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत से थ्योरेटिकल कंसेप्ट बताए गए हैं, उसको आप जरूर मेंशन करेंगे, जरूर ध्यान में रखेंगे। अब आप ध्यान से समझेंगे कि ये अगर अर्थ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, इसका मतलब यह पार्टिकल भी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, इसका भी वही वेलोसिटी होगा जो अर्थ का है, एकदम होगा ही होगा, ये इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो ये अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है तो जाहिर सी बात है इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा, एकदम होगा, अर्थ के जिस पोजीशन पर होगा वहां वो अपना एक अलग सर्कुलर पाथ डिजाइन करेगा। और यह जो सर्कुलर पाथ है, फिगर थोड़ा सा आपका बेहतर नहीं हुआ है, इसका पोजीशन थोड़ा और नीचे में लिखता हूं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। इसका मास m लेता हूं मैं, और इसका जो रेडियस है वो हो जाएगा, ये चूंकि अर्थ का रेडियस है तो ये r sin थीटा के रेडियस में सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा। ट्रायंगल है, आप देख लीजिए, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये 90 डिग्री है, तो ये आपको ऑलरेडी परपेंडिकुलर r sin थीटा होगा। अब इसके ऊपर जो फोर्स काम करेगा ये है m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा। थोड़ा थ्योरी को, और यही स्यूडो फोर्स है, एक्चुअली फोर्स इधर लगना चाहिए, लेकिन हम जिस काम के लिए आपको सिखाने वाले हैं उसके लिए, तो ये एक फोर्स इधर की तरफ लगा, ये है वही आपका सेंट्रीफ्यूगल, जिसकी चर्चा अब आप बहुत ही शौक से कर सकते हैं। यही है वो सेंट्रीफ्यूगल जो सेंटर से दूर लग रहा है, अवे फ्रॉम द सेंटर, चूंकि ओ डैश यहाँ, ये सीधे इधर लगेगा। दूसरा जो फोर्स है वो mg, क्योंकि मुझे चाहिए अभी g इफेक्टिव का वैल्यू, रिजल्टेंट चाहिए ना, तो रिजल्टेंट के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, mg मैंने इधर लगाया है, जनरली mg इधर लगता है, लेकिन आप सिंपल किसी स्फेयर पर नहीं है, आप ऑलरेडी अर्थ पर हैं, तो आपका जो फोर्स ग्रेविटी वाला होगा तो अर्थ के सेंटर की तरफ ही लगेगा ना।
इसीलिए मैंने mg इधर लगाया। अब आप ध्यान से देखें, एक फोर्स ये mg का ये हो गया 90 डिग्री, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, और ये एंगल है कितना 90 डिग्री। ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। अगर आप अर्थ तो स्फीयर है ना, तो अर्थ के इक्वेटर से आप कुछ ऊपर जा करके आपने पार्टिकल का पोजीशन मेंशन किया है, ये अर्थ का ये अर्थ है ना। ये थ्योरी को समझना थोड़ा सा, क्योंकि ये यूनिक चीज है, आपको फिर मिलेगा नहीं, इसलिए ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। ये अर्थ के सरफेस पर है, एनी एंगुलर पोजीशन हमने पोल से थीटा लिया हुआ है इसका, ये 90 माइनस थीटा हो सकता है, इतना ऊपर लिया है मैंने इसके सेंटर से। तो यहाँ पर जो जिस अर्थ चूंकि घूम रही है, तो अर्थ के घूमने के साथ साथ अर्थ की सरफेस वाली हर वस्तु घूम रही है ना, तो जो अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी है वही इसका भी है। और ये इस तरह का सर्कल यहाँ पर डिजाइन कर रहा है, इस तरह का सर्कल, इस तरह का सर्कल सेंटर से ऊपर में एक सर्कल डिजाइन कर रहा है। ये समझना होगा आपको, और इजी चीज है, कोई क्रिटिकल नहीं। अब अगर इसका मैं सेंटर ऑफ सर्कल देखो तो यहाँ पर होगा, तो रेडियस भी तो ये वाला होगा इसका, ये आर तो होगा नहीं इसका, तो आर साइन थीटा हुआ। मैथमेटिक्स ने हमें बताया कि आर साइन थीटा होगा, चलिए बढ़िया बात है। अब इसके सर्कल पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है वो अवे फ्रॉम द सेंटर है, जो एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा होगा। दूसरा, इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो mg टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगेगा। देखिए mg मैंने लगा दिया। अब इस फोर्स और इस फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा, दोनों को निकालने के लिए, दोनों वेक्टर है तो दोनों के बीच का एंगल चाहिए जो 90 डिग्री प्लस थीटा होगा। और इसीलिए अब मैं बात कर रहा हूं, नाउ एफ रिजल्टेंट इक्वल टू रूट अंडर mg का होल स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू mg इंटू m ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा और इंटू कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, यही होगा ना। अब तो जानवे करते हैं टू वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट लेते हैं तो उसका निकालने का तरीका पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से, ए वेक्टर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर जो चीजें हमारे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं, एम अगर मैं बाहर निकालूँ तो आराम से निकल सकता है, एम बाहर निकलेगा, उसकी चिंता नहीं कीजिए। तो ये होगा जी स्क्वायर और प्लस ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, और ये कॉस 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा -2 इंटू जी इंटू ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। आ गया ना, ये हो गया। और यहां से अगर देखें तो ये m इंटू जी इफेक्टिव हो गया, इसीलिए मैंने f यहाँ पर, क्योंकि नेट तो हमको एपरेंट वेट निकालना है ना, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो इफेक्टिव वैल्यू है वो इक्वेटर पर माने एनी थीटा पर कितना होगा, ये उसका जनरल वैल्यू हो गया। तो m देखिए दोनों तरफ से खत्म हो गया, सो यहाँ से जो जनरल वैल्यू आ गया जी इफेक्टिव का वो आ गया जी। आप इसको ऐसा कीजिए, मैं इसको जी नोट लिखता हूँ, अच्छा लगेगा आपको सुन करके भी, ये एम जी नोट लिख रहा हूँ यहाँ मैं इसको एम जी नोट। जी नोट है आपको ट्रू वैल्यू, है ना, ये ट्रू वैल्यू है। तो जी नोट यहाँ पर लिखा, कहीं पर छूटना नहीं चाहिए, जी नोट यहाँ पर है भी और यहाँ भी मैंने जी नोट लिख दिया। ये होगा जी नोट का स्क्वायर और प्लस ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा इसका स्क्वायर -2 जी नॉट और इंटू ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, इसका हो गया रूट, निकल गया। अब जी इफेक्टिव का वैल्यू एट एनी जनरल थीटा पर आपके पास अवेलेबल है, पर जो ये सवाल हमारा बोल रहा है उस सवाल का कहना है कि मैं बात इक्वेटर की कर रहा हूं। जब इक्वेटर पर जाएंगे आप तो क्या होगा, अब ध्यान से देखिए,
अगर मैं g का इफेक्टिव वैल्यू इक्वेटर पर देखूंगा तो थीटा तो 90 करना पड़ेगा। अब यहां से देखिए, मैं लिखता हूं इसी थ्योरी को पहले नंबर में 10, मैं बात कर रहा हूं एट इक्वेटर की। मैं अगर इक्वेटर की बात कर रहा हूं तो क्या होगा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखूंगा। आप देख लीजिए, तो जी इफेक्टिव का वैल्यू हो जाएगा कितना, जी नॉट का स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, क्या मिलता है वो देखिए, प्लस ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी नॉट इंटू ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। और इसका लगा दीजिए आप रूट, तो वैल्यू कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होगा जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर, और इस पर लग जाएगा रूट, ये बराबर होगा जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। साफ साफ देखा जा सकता है कि इक्वेटर पर जो वैल्यू होता है जी का वो इतना होता है, जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। दिस इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी ऑन इक्वेटर। क्लियर है। तो इक्वेटर पर जब ये वैल्यू अपन के पास आ चुका है तो पोल पर भी तो एक बार देखने का मन करेगा। आप जब पोल पर जाएंगे थीटा को कर दीजिए 0 डिग्री, सब समझ में आ जाएगा। जैसे ही थीटा को 0 करेंगे ये टर्म खत्म होगा, ये टर्म खत्म होगा, सिर्फ अकेला जी नोट बच जाएगा। जब अकेला जी नोट बच जाएगा तो आप खुद समझ लीजिए कि ट्रू वैल्यू जो है वही इफेक्टिव वैल्यू के बराबर हो जाता है, यानी इफेक्टिव वैल्यू ट्रू वैल्यू के बराबर होता है। सो एट द पोल यानी ध्रुव पर, पृथ्वी के दोनों ही ध्रुव पर जो एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान है वो वाजिब जितना वैल्यू होना चाहिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही वैल्यू होता है। लेकिन जैसे जैसे आप वहां से इक्वेटर की तरफ बढ़ते हैं, अर्थात विषुवत रेखा की तरफ बढ़ते हैं, जी का मान घटता चला जाता है। एंड एग्जैक्टली एट इक्वेटर इफेक्टिव जी का वैल्यू जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होता है। ठीक है। तो एट द पोल अगर बात कर ले तो पोल पर जी नॉट का वैल्यू जी के बराबर हो जाता है। ये समझना एकदम, जब जनरल आपके पास है तो पोल पर आप कर सकते हैं। अब मैं इसको इरेज करता हूं, इसलिए करता हूं कि आप इसको गौर फरमा करके सीखेंगे, समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे, सारा चीज हो जाएगा। तो थ्योरी यही थी। अब आप गौर से समझिए कि ये जो इफेक्टिव जी आया है इसमें ओमेगा क्या है, अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी है। और जब अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी है तो आप खुद देख लीजिए कि अर्थ के एंगुलर वेलोसिटी से या अर्थ के रोटेशन से जी का मान अफेक्टेड होता है। बस यही इसका मेन थीम था, यही थ्योरी थी, इसी को समझना था। अब आइए हम चलते हैं इस सवाल पर काम करके देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल को अच्छे तरीके से समझते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। अब कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास वो कॉन्सेप्ट आ चुका है, हम जानते हैं, वी नो, यानी सीधा हम आप बोलेंगे कि हम जानते हैं। भाई क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जी इक्वेटर जो है वो होता है, ये होता है जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और जी जो पोल होता है ये होता है इक्वल टू जी नॉट की। यही ट्रू वैल्यू है, और ये पहले से ही हम जान चुके हैं कि जी नॉट इज द ट्रू वैल्यू, जी नॉट इज द ट्रू वैल्यू। तो अब इसको भी मैं हटा देता हूँ, इसकी जरूरत जब पड़ेगी देखेंगे। अब आइए सवाल पर बात करते हैं, सवाल क्या कहता है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सवाल क्या कहता है वो देखा जाए। अ पर्सन स्टैंड्स ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस एट द इक्वेटर, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस को क्या मापता है, वेट मापता है। तो हम लिख देते हैं कि लेट मास ऑफ द पर्सन बराबर एम, मास ऑफ द पर्सन इक्वल टू एम। हो गया। स्प्रिंग बैलेंस पर आप खड़े कर हो जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्प्रिंग बैलेंस है और इस पर आप खड़े हो जाइए। लेकिन आप हैं कहाँ पर,
आप हैं इक्वेटर पर। कहाँ पर हैं? विषुवत रेखा के किसी पोजीशन पर आप खड़े हैं। आपको जो रीडिंग शो कर रहा है वो रीडिंग कुछ ऐसा शो करेगा जो आपको सवाल में पूछा गया है। मतलब बाय व्हाट फ्रैक्शन इज द बैलेंस रीडिंग लेस देन हिज ट्रू वेट। भाई साहब, आपका ट्रू वेट क्या होगा? आपका जो ट्रू वेट होगा वो कितना होगा? अगर आपका तो ट्रू वेट कितना हो गया? ट्रू वेट का वैल्यू हो गया W1 बराबर m इंटू जी नॉट। यही होगा ना ट्रू वेट का? कहने का मतलब क्या, मास तो आपका m मान लिए थे और जी नॉट इज द ट्रू एक्सीलरेशन। और अब अगर आप इफेक्टिव की बात करते हैं तो W2 जिसे आप क्या कहते हैं बराबर होगा m इंटू जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। यही इफेक्टिव वेट है आपका। ये इफेक्टिव वेट है। क्यों है इफेक्टिव? तो इक्वेटर पर जितना जी रहेगा वही ना आपका वेट बताएगा। ये वेट इफेक्टिव वेट है। तो कितना का लॉस हुआ? लॉस क्या होगा बता दीजिए। इसीलिए लॉस इक्वल टू हो जाएगा W1 माइनस W2। जो ट्रू वेट है उससे कम है आपका इफेक्टिव वेट, तो ये इक्वल टू हो जाएगा m जी नॉट माइनस m इंटू जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। कुछ नहीं करना है हम लोगों को, है ना। थ्योरी पढ़ लिए हैं तो हम लोग बादशाह हो चुके हैं। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा ये देखा जाए, एम जी नॉट माइनस एम जी नॉट और प्लस m ओमेगा स्क्वायर आर। ये मर गया तो क्या होगा? डेल्टा W यानी लॉस जो आ गया वो कितना आ गया? m ओमेगा स्क्वायर आर। आपको फ्रैक्शन पूछ रहा है, मास का जरूरी है नहीं, इसीलिए फ्रैक्शनल लॉस जो होगा ना ये आ जाएगा। इसीलिए फ्रैक्शनल लॉस का जो वैल्यू आएगा ये बराबर होगा डेल्टा W अपॉन W1, क्योंकि उसी के रेस्पेक्ट में लॉस हुआ है ना। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये होगा m ओमेगा स्क्वायर आर बटा m जी नॉट। ये देखिए खत्म हो गया ना, m रहा नहीं रहा ना। ये इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी नॉट। मैं आपको जरूर ये बताना चाहूंगा कि ओमेगा दैट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ है, ये होगा 2 पाई और बटा 3600 रेडियन पर सेकेंड। चूंकि 3600 घंटे का, सॉरी 3600 का होगा भाई साहब, 2 पाई और ये 24 गुना 3600 ना, गुना 3600 इतना रेडियन पर सेकंड। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि अर्थ जब एक चक्कर घूमती है तो 2 पाई एंगल अपने सेंटर पर बनाएगी और एक चक्कर काटने में अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं, घंटे लगते हैं। और एंगुलर वेलोसिटी हमें उसको एसआई सिस्टम में रेडियन पर सेकंड में लाना है। तो इसीलिए मैंने क्या करा, 2 पाई लगाया और 24 घंटे था उसको मैंने 3600 सेकंड से गुना कर दिया और जो नेट वैल्यू है वो रेडियन पर सेकंड में हमारा आ गया। देखते चलिए आर की वैल्यू कितनी है। ये है 6400 गुना 10 टू दी पावर 3 मीटर बराबर 64 गुना 10 टू दी पावर 5 मीटर। क्योंकि अर्थ का जो रेडियस है वो ऑन एन एवरेज 6400 किलोमीटर है। ठीक है, तो जो 6400 किलोमीटर राउंड फिगर में हम लोग ले रहे हैं, तो 6400 किलोमीटर को मैंने मीटर में बदलना है, इसलिए 10 टू दी पावर 3 से गुना किया। और बाकी जी नॉट का वैल्यू आपके पास भाईजान, जी नॉट का वैल्यू आपके पास है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तमाम इतनी सारी वैल्यू जब अपन के पास आ चुकी है तो डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारे वैल्यूज आप यहाँ ला करके पुश कर देंगे और जब पुश कर देंगे तो जो आपका एग्जैक्ट आंसर है जो आपको आना चाहिए वो एग्जैक्ट आ ही जाएगा, जो होगा लगभग 3.5 इंटू 10 टू द पावर -5 के बराबर, सॉरी -3 के बराबर।
3.5 इंटू 10⁻³ के बराबर। यानी ये जब सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शनल लॉस का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपको कितना। इसीलिए जो ओवरऑल लॉस की बात आप कर रहे हो ये होगा 3.5 इंटू 10⁻³ के बराबर। और चूंकि ये रेशियो है तो कुल मिलाकर के इसका कोई यूनिट नहीं होना चाहिए, प्योर नंबर है। फ्रैक्शनल लॉस है तो वो इतना ही होगा। तो ये आसानी से देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ जितने सारे वैल्यूज आप डालेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है ये लेक्चर है, इस पर टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। ऑनलाइन पर आप काम कर रहे हो, आप घर में इसको कैलकुलेशन जब करोगे एग्जैक्ट वो रिजल्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि हमने उसको लाया है। हम लोगों ने तो कितनी बार इस सवाल को बनाया है, कितनी बार बनाया है, मुझे लगता है 100 200 500 बार भी अभी तक ये सवाल, क्योंकि हम लोग तो लंबे समय से इस पर काम किए हैं तो मालूम है। पर आप जब पहली बार करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। अगर एक्चुअली आप जीरो से हीरो बनना चाहते हैं, अपने रिजल्ट तक पहुंचना चाहते हैं, तो दो चीज़ें हमेशा याद रखना है। वीडियो कंटिन्यू देखनी है, शुरू से अंत तक देखनी है, और जिम्मेदारी के साथ देखनी है। अगर नहीं देखेंगे तो ये मेहनत हमारा तो कभी न कभी काम आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि इतना बेहतर तरीके से लेक्चर बनाया जा रहा है, इतने ओपन माइंड के साथ हो रहा है, जहाँ थ्योरी को भी पूरा खोल खोल के सिखाया जा रहा है, जो फिजिक्स का लाइफ लाइन मानते हैं। एंड देयर आफ्टर मच मोर प्रॉब्लम्स आर डिस्कस्ड, वो भी होता है। अब ऐसा तो नहीं कि सारा प्रॉब्लम उठा करके मैं यहाँ आपको बता दूं, तो फिर तो एक ही चैप्टर में आपको महीनों लग जाएंगे। अब एक बार आईआईटी क्वेश्चन बैंक उठाऊं, एक बार नीट क्वेश्चन बैंक उठाऊं, फिर एससीबी उठाऊं, फिर और भी बड़े बड़े बुक्स उठाऊं, तो फिर तो यही काम करना रह जाएगा। आपको पढ़ना है, आपको बढ़ना है, आपकी जिम्मेदारी है। योर रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू सॉल्व मच मोर प्रॉब्लम्स। और जब तक आप डूबेंगे नहीं, दुनिया की कोई ताकत रिजल्ट तक आपको नहीं पहुंचा सकती है। मेरी क्या औकात है, मैं क्या हूं, जब आप नहीं तो हम क्या। जब आप ही मेहनत नहीं करेंगे तो इसकी कदर करेगा कौन। मैं तो ऑलरेडी जहां मुझे पहुंचना था मैं पहुंचा हुआ हूं, बस आपकी सेवा में लगा हूं, आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूं, तो आपको इस जवाबदेही को समझना होगा। सो द फर्स्ट पार्ट हमने आपको कर दिया। सेकेंड पार्ट थोड़ा आसान है। आसान क्या रहेगा, मजा लेना है उसका भी। आपको क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में, इफ द स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन। अब चलिए अर्थ के रोटेशन पर सवाल उठता है कि अर्थ के रोटेशन का क्या करें हम, तो इसको मैं इरेज करता हूं। ये पहला पार्ट आपका हो चुका है, आप नोट करेंगे और सही तरीके से अपना, आपके पास तो अपॉर्चुनिटी है कि आप वीडियो को पॉज करके जो काम चाहे कर सकते हैं। अब कहता है इफ द स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन इज इंक्रीज्ड बाय सच एन अमाउंट दैट द बैलेंस रीडिंग इज हाफ द ट्रू वेट। बैलेंस रीडिंग जो है वो हाफ द ट्रू वेट। तो बी पार्ट में क्या कहता है, बैलेंस रीडिंग जो है सीधा समझ लीजिए, एक लाइन में सवाल खत्म हो गया। आपका जो बैलेंस रीडिंग है वो है कितना, सीधा समझिए ये है बैलेंस रीडिंग, ये mg0/2। बस एक लाइन में बात खत्म। और आप कहाँ पर हैं, इक्वेटर पर। तो कहता है कि बताइए कि अर्थ किस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा होगा कि वहां पर बैलेंस का जो रीडिंग आया है, बैलेंस का मतलब क्या है, स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग ट्रू वेट का आधा आया है। तो इसका मतलब है कि उस समय में, इसीलिए मैं आराम से लिख पाऊंगा कि mg0/2 इक्वल टू m और इंटू g0 माइनस ω1² अब सवाल ओमेगा पर ही खड़ा होने वाला है। अब जो सवाल है, क्योंकि आपका सवाल क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन इज इंक्रीज्ड बाय सच एन अमाउंट, यानी पहले वाला ओमेगा नहीं रहा, पहले वाली एंगुलर वेलोसिटी नहीं रही। इस इमेजिनेशन में जो दिन रात का समय 24 आवर हम लोग लेते थे वो अब नहीं लिया जाएगा। एक नया टाइम ही तो खोजने के लिए कह रहा है, लेंथ ऑफ डे मांग रहा है आपको। सो mg0 ये हो गया। अब यहीं से देखिए 1 मिनट का सवाल होगा, ये m से m खत्म हो जाएगा। ये होगा, सीधा समझिए कि g0/2 इक्वल टू g0 माइनस ω1²। अब इसको इधर लाइए, उसको उधर ले जाते हैं तो क्या होता है, ω1² इक्वल टू g0 माइनस g0/2 इक्वल टू g0/2। चिंता ना करें,
आप इसको 9.8/2 कह सकते हैं, आपकी मर्जी हो तो इसको 4.9 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादा हीरो नहीं बनना है। जब भी कैलकुलेशन का पार्ट आता है तो ये कोशिश कीजिए कि डेटा फिट करते चले और लास्ट के मैंने स्टेप पर जाकर कैलकुलेशन करें। ये तो मैंने कर दिया, हालांकि मैंने भी थोड़ी गलती करी है, पर चलिए कोई बात नहीं है। और यहाँ से आपको ω1² जो आ जाएगा वो होगा 4.9/r, है ना। और तो कुछ बचता ही नहीं है। सो ω1 का वैल्यू होगा √4.9/r। ठीक है, आराम से ये आपका बनेगा, कहीं कोई, यहाँ तक मैं कर देता हूँ। ये होगा कितना, 4.9/64 गुना 10⁻⁴ ऐसा 5 हुआ। मैं यहाँ समझाता हूँ कुछ। 4.9/64 किलोमीटर वाला वो तो मीटर में आएगा, 64 और गुना 10⁻⁵, 2 गो इसका और 1000 का मीटर बना। 10 से गुना करेंगे तो ये भी 49 हो जाएगा और ये 6 पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं कर देता हूँ, इसमें गुना 10 से गुना कर दी, इसमें भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर ही दीजिए। तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं, रेडियन पर सेकेंड आ गया। ये इक्वल टू होगा कितना, आपको 7/8 गुना 10⁻⁴, ये 5 1 6 हुआ ना, तो -3, ये आपको रेडियन पर सेकेंड आ गया। ये किसका वैल्यू आया बच्चा, ये वैल्यू आया है आपको ω1 का, यानी न्यू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। यहीं से आप क्या करेंगे, आपको पता है कि अब क्या करना है। आपको करना ये है कि टाइम पीरियड निकालना है। अब इसका कोई ज़रूरी नहीं है, सवाल आपके पास पहुंचा हुआ है और अब मुझे इसका लास्ट स्टेप आपके सामने रिप्रेजेंट करना है और वो मैं करके दे रहा हूँ, आप घबराएं नहीं। क्या है ये, और यहाँ से 2π/T1 इक्वल टू आ गया 7/8 × 10⁻⁻3, है ना। यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू T1, और T1 इक्वल टू हो जाएगा 16π डिवाइडेड बाय कितना, 7 × 10⁻⁻3 सेकेंड आएगा। ये होगा 16 × 3.14/7 × 10⁻3 ये सेकेंड। और ये आपको बता दूं ये लगभग 2.0 आवर्स के होगा। यही आपका आंसर होगा। जब इस पोजीशन से आप काम करेंगे कि अगर आपको एपरेंट वेट यानी इक्वेटर पर जो आपका वेट है वो अगर ट्रू वेट का आधा हो जाए तो उस समय में जो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी रहेगी वो जितनी होगी इतनी तेज हो जाएगी कि 24 आवर के बजाय 2 आवर्स का ही डे होगा। सो लेंथ ऑफ डे एट दैट इंस्टेंट विल बी व्हाट, 2 आवर्स। 24 घंटे भूल जाइए, ये इमेजिनेशन है। ये देखिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, प्रॉब्लम डिजाइन करने का अपना एक थॉट प्रोसेस है और उस हिसाब से सर ने बहुत अच्छा एक कलेक्शन और बहुत अच्छा एक इमेजिनेशन अपने सामने रखा और इसके लिए सर को भी बहुत बहुत बधाई। और आपको तो ये प्रॉब्लम सीखेंगे तो एक नई ऊर्जा आएगी ही आएगी। तो ये सर्कुलर मोशन का आपको लगभग हर चीज़ मैंने क्लियर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग लाएंगे कुछ नए चैप्टर के साथ, क्योंकि एक ही चैप्टर पर इतना भी टाइम देना ज़रूरी नहीं है। आप जब प्रॉब्लम करेंगे तो हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, बहुत बेहतरीन एंड हाईली अप्लीकेबल और आपको बड़े सम्मान के साथ उसका नाम लेना चाहिए, वो है वर्क एनर्जी एंड पावर, जो बहुत ही बेहतर थ्योरी और बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट उसको मानते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लेक्चर अभी हमारा फिनिश हो रहा है। एक जेई का प्रॉब्लम है सर्कुलर मोशन का, आइए उसको देख लेते हैं और उसके बाद जो है हम लोग लेक्चर को शट डाउन करेंगे। तो लेक्चर क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मैं इसको इरेज करता हूँ और प्रॉब्लम आपके सामने ला रहा हूँ। प्रॉब्लम अच्छा है, ठीक है, आप जब भी प्रयास करेंगे
किसी भी प्रॉब्लम को, तो एक तरीके से जाइए, उसके रूल रेगुलेशन को फॉलो कीजिए, कहीं से कोई तकलीफ की बात नहीं होगी। पढ़ना जितना ज़रूरी है उतना मस्ती करना भी ज़रूरी है, ये आपको भी मालूम है। लाइफ में जब तक मज़ा नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। खुश मिजाज रहिए, हमेशा मस्त होकर के पढ़ाई कीजिए। देखिए, एक जेई का क्वेश्चन है, ढंग का प्रॉब्लम है, जेई एडवांस का है ना। और कह क्या रहा है, अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस आर, मैं इसको जनरल सॉल्यूशन कर देता हूँ। अ हेमिस्फेरिकल बॉल है ना, हेमी स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस, बॉल ऑफ रेडियस आर इक्वल टू 0.1 मीटर है, इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। 1 मीटर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, ठीक है, ऑन एक्सिस विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, अच्छी बात है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ ये रोटेट कर रहे हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास 10 to the power minus 3 kg, अ पार्टिकल ऑफ मास, अ पार्टिकल ऑफ mass 10 to the power minus 2 kg on the frictionless, on the frictionless inner surface, inner surface of the ball is also rotating, surface of the ball is also rotating with the same, rotating with the same ओमेगा, वही वेलोसिटी है इसका भी, सेम ओमेगा। अब कहता है द पार्टिकल इज एट अ हाइट h, द पार्टिकल इज एट हाइट h, इज एट हाइट h from the bottom of the ball, h from the bottom of the ball। बड़ा प्रॉब्लम है, हो ही जाता है, क्योंकि देखिए अब डिमांड क्या है, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन h एंड ओमेगा। एक में फाइंड रिलेशन बिटवीन h एंड ओमेगा। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा, दूसरा डिमांड है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा, व्हाट इज द ओमेगा मिनिमम needed in order to have omega minimum needed to needed in order to have a non-zero value of h, have a non-zero वैल्यू ऑफ h, यही है सवाल और इसी को हमको करना है। मैं एक बार आराम से पढ़ता हूँ, आराम से आप सुनिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है। सवाल जब कभी भी जेई का आता है
जेई का सवाल हमेशा आपका स्किल खोलता है, आपको मजबूर करता है सोचने के लिए, और मज़ा भी तब आता है जब आप सोच करके सवाल को सॉल्व कर लेते। देश दुनिया में ऐसे ही हम लोग बड़े नहीं हो जाते। ऐसा नहीं कि उम्र मेरा बड़ा हो गया तो हम बड़े हो गए। तजुर्बा बड़ी चीज़ है। रोड पर दौड़ते हुए भी लोग अनुभव लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोड पर हमेशा ताक झांक करते हैं, तो वो भी करना ज़रूरी है जीवन का। वो भी एक मज़ा लीजिए, हर तरह के आनंद से अपने को सराबोर कीजिए। चुटकुले बोलिए भी, चुटकुले सुनिए भी, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी है। जब तक जीवन में आप अलग अलग रंग को नहीं देखेंगे तब मज़ा कहाँ से आएगा। एक तरह से मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, आप भी बोर हो जाते हो कभी कभी। इसीलिए मुझे लगता है कभी कभी थोड़ी बातें भी करनी ज़रूरी होती है, ठीक है। वो गुलाम अली साहब का एक गज़ल आज हमने सुना था, वही गज़ल बहुत अच्छा लगा था हमको। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। आप भी सुनेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो उसमें अगर समय नेक्स्ट लेक्चर में कुछ लाएंगे आपके लिए, है ना। पहले उसके लिए ग्राउंड बनाना पड़ेगा, आज समय नहीं है, थोड़ा लंबा खिंचा रहा है लेक्चर। और हेमिस्फेरिकल बॉल आप समझ लें, सॉल्यूशन मैं करके दे रहा हूं, आप चिंता न करें। इस तरह का सवाल पहले हम लोगों ने किया हुआ है, इससे बड़े लेवल का सवाल पहले ही मैं करा चुका हूं। इसीलिए मेरा तो उतना दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि जब तक जेई का पोस्टर आप नहीं देखेंगे तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए मैंने आज सोचा कि आपके लिए लाऊं कुछ ना कुछ। बस सवाल समझ लीजिए कि आपका बन चुका है। ये देखिए हेमिस्फेरिकल बॉल है, यहाँ से आपको ये ऊंचाई, ये वाला एच दिया हुआ है सवाल में, ये हो जाएगा आपका आर माइनस एच। चिंता न करें, चिंता बिल्कुल न करें, ये इंसेक्ट है, देखिए ना कोई पार्टिकल है। और हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस आर 0.1 मीटर, वैल्यू मैंने नहीं लिया है, इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, यही है इसका एक्सिस, और इसी एक्सिस के अबाउट ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। ये हेमिस्फेरिकल बॉल कर रहा है, ठीक है, विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अ पार्टिकल ऑफ मास m, ये पार्टिकल का मास m यहाँ पर मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। m सवाल में दिया हुआ है 10⁻² kg, r का वैल्यू दिया हुआ है 0.1 मीटर, है ना। जब जैसा जरूरी लगे काम करेंगे। ये एंगल थीटा है, थीटा, ये थीटा है, इसको आप, ये थीटा एंगल मैंने लिया है। ये सेंटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल है, रेडियस इसका आर है, पूरा का पूरा ये आर है, सवाल में लिखा है, आर का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो मैं वैल्यू की तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूं, और इसको मैं ऐसे, ये रोटेटिंग सिचुएशन में है। ऑन द फ्रिक्शनलेस इनर सरफेस ऑफ द बॉल इज ऑल्सो रोटेटिंग विद द सेम ओमेगा। सिंपल सी बात है। एक बहुत बड़ी बात क्या है कि आपका ये सरफेस जो है ना वो स्मूथ है। सवाल ने क्लियर कर दिया है कि मेरे पास फ्रिक्शन नहीं है, और ये पार्टिकल इसी लेवल पर, यह पार्टिकल इसी लेवल पर इस बॉल के साथ एंगुलर वेलोसिटी अपना डिजाइन कर रहा है। तो आपको सारा चीज पता है। देखिए सवाल फिर वहीं आकर के अटकेगा कि अगर ये सेंटर ओ है तो मैंने इसको ओ डैश माना है ना। अब होगा क्या सब बात भाईजान, सवाल ये कह रहा है कि ये अगर आर है, ये थीटा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, आर साइन थीटा होगा। अब ये जो यहाँ पर मूव करेगा तो इधर की तरफ नॉर्मल लगेगा, इसका एकदम लगना ही लगना है, क्योंकि नॉर्मल किसकी वजह से, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से नॉर्मल, सॉरी नॉर्मल, तो ये तो लगा ऐसे नॉर्मल पर, नॉर्मल का कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा इधर की तरफ। इसका ये एंगल थीटा होने से आप देख लीजिए ये n cos थीटा होगा, और इधर की तरफ हो जाएगा आपको n sin थीटा, इधर हो जाएगा mg।
सवाल का डायग्राम क्लियर है। अगर आप ध्यान से देख लें तो मैं फिर से बताऊं, ये इस तरह के सरफेस पर तो नॉर्मल डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर काम करेगा। सर्कुलर मोशन का सेंटर यहाँ ओ डैश पे होगा, क्योंकि वो इस लेवल में ऐसे घूमेगा, इस लेवल में ऐसे घूमेगा। ये हो गया। तो नॉर्मल का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा एन कॉस थीटा, चूंकि यहाँ थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो एन कॉस थीटा जो है ये आपको देगा वेट का बैलेंस। तो आप लिखेंगे यहाँ पर एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, पहला इक्वेशन, एंड एन साइन थीटा जो है ना, एन साइन थीटा होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। ये जो स्यूडो फोर्स है ना, या दोनों तरफ जैसे समझे आप, अगर इधर से बैलेंस देखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने अब ये पढ़ लिया है, स्यूडो फोर्स को पढ़ लिया है सेंट्रीफ्यूगल, तो वहां से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर ये साइन थीटा खत्म हो गया, तो ये दूसरे इक्वेशन से आपको एन का वैल्यू आ गया कितना, एम ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल आ गया। ठीक, अब आपको सवाल क्या कह रहा है वो भी ध्यान दिया जाए। सवाल कुछ अलग बातें कह रहा है। द फ्रिक्शनलेस इनर सरफेस ऑफ द बॉल, a hemispherical ball of radius r is rotating about its own axis with angular velocity omega. A particle of mass 10 to the power minus 2 kg on the frictionless inner surface of the ball is also rotating with the same omega. ये भी बॉल उसी के साथ साथ उस बॉल में वो छोटा पार्टिकल भी घूम रहा है कहता है। लेकिन आप सवाल का अब देखिए, जो एग्जैक्ट जो क्लू है इसके अंदर में, इस लेवल पर ये मेंटेन्ड है और वो घूम रहा है। इस लेवल पर अगर मेंटेन है तो इसका मतलब नेट फोर्स तो जीरो होना चाहिए इसका, तो एन कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर रहा है, और इधर का जो फोर्स है वो इससे हो रहा है। नॉर्मल का जो ये कंपोनेंट एन साइन थीटा है वो एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा स्यूडो फोर्स से बैलेंस हो रहा है, तो ये यहाँ पे मेंटेन रहेगा। लेकिन कहता है कि जहां वो रह रहा है मेंटेन, जिस लेवल पर, वो ग्राउंड से एच हाइट ऊपर है। सवाल में क्लियर दिखाया हुआ, मैंने दिखा दिया है, ये वैल्यू आर माइनस एच होगा। आपको करना क्या, कुछ नहीं करना, देखिए यहाँ पर सब मैं करके दे रहा हूं ना। इस एन का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, लिखेंगे और एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। देखिए एम खत्म हो गया, कहीं से कोई तकलीफ है बात को, कोई तकलीफ ही नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर आर, और कॉस थीटा का वैल्यू देखिए क्या सब होगा। ये अगर थीटा तो इसका वैल्यू क्या आर माइनस एच होगा, और बेस बाय हाइपोटेन्यूज तो आर माइनस एच बटा आर होगा, आर माइनस एच बटा आर इक्वल टू जी। अगर ध्यान से देखें तो ये आर खत्म हो गया। हम लोग धीरे धीरे सॉर्ट आउट कर रहे हैं चीजों को। यहां से क्या होगा, ओमेगा आपको निकालना क्या है भाई साहब, तो निकालना है फाइंड द रोटेशन रिलेशन बिटवीन एच एंड ओमेगा। कोई दिक्कत नहीं है, एच और ओमेगा में रिलेशन चाहिए हमको, तो आ जाएगा। क्या दिक्कत है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा जी बटा आर माइनस एच। ठीक है, तो कौन सा दिक्कत हो गया, यहां से ओमेगा का वैल्यू कितना होगा, रूट अंडर जी बटा आर माइनस एच। यही ओमेगा और एच के बीच का रिलेशन है ना, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फाइंड रिलेशन बिटवीन एच एंड ओमेगा, वही रिलेशन है, ओमेगा और एच का यही रिलेशन है जो आपका सवाल आपसे पूछ रहा है। तो पहला जो डिमांड था ना, पहले डिमांड का समुचित समाधान हम लोगों ने कर लिया। कहीं से इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको आनी ही नहीं चाहिए, सोच करके भी नहीं आनी चाहिए, है ना। तो ये हो गया मामला। यहां से देखें, यहां से देखें, जहां से देखना वहां से देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी इसको अलग तरीके से भी उठाना है, क्योंकि सवाल का आंसर अपन के पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे कर सकते हैं इसको कि आर माइनस एच बराबर जी बटा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से आप एच इक्वल टू लिख सकते हैं आर
माइनस जी बटे ओमेगा स्क्वायर। ये भी कर सकते हैं। इस रिलेशन को देखें, इस रिलेशन को देखें, कहीं भी हमारे एक्सप्रेशन में ओमेगा और एच आ रहा है तो वही संबंध दिखाना, जिस फॉर्मेट में चाहे आप उस फॉर्मेट में दिखा दें, पर ज़्यादा मज़ा आपको इसी में आएगा। आपको मैं आगे सेकेंड डिमांड इसका क्या है वो देखा जाए। जो सेकेंड डिमांड है उस पर और पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द ओमेगा मिनिमम, व्हाट इज द ओमेगा मिनिमम needed in order to have the non-zero value of h। h का वैल्यू आपको नॉन जीरो आना चाहिए। यहां से देखिए क्लियर होगा कि ओमेगा मिनिमम हमें चाहिए h के नॉन जीरो वैल्यू, ओमेगा मिनिमम h के नॉन जीरो वैल्यू। चलो ठीक है, जब h का नॉन जीरो वैल्यू चाहिए तो मतलब क्या, जीरो से बड़ा चाहिए ना आपको। जब जीरो से बड़ा वैल्यू चाहिए तो आप उस हिसाब से तैयारी कीजिए, तैयारी कीजिए तो अपने आप चीज सामने निकल के आएगा। सवाल क्या कह रहा है कि फॉर नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एच, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, मैग्नीट्यूड है, तो क्या लिखेंगे, एच ग्रेटर देन जीरो। IIT जेई अपना कमाल दिखाएगा, छोड़ेगा थोड़ी ना। अब आप देख लीजिए तो, और आर माइनस जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, ओमेगा मिनिमम, तो यहां से क्या हो जाएगा, आर ग्रेटर देन जी बटा ओमेगा स्क्वायर। इसको यहां लाइए, उसको वहां भेजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन जी अपॉन आर और ओमेगा ग्रेटर देन रूट अंडर जी अपॉन आर। इसीलिए ओमेगा जो मिनिमम है ना, ये इसी बाउंड्री से ना वो चढ़ेगा ऊपर, यानी इससे अधिक होना चाहिए ओमेगा को। ये होगा कितना, रूट अंडर जी और बटा आर। बाकी जो इसका वैल्यू है वो डाल करके आप आराम से, जी भी नॉन क्वांटिटी है, आर भी नॉन क्वांटिटी है, आपके सवाल में दिया हुआ है दोनों वैल्यू। देखिए आर यहाँ दिया हुआ है और बाकी ये जी का वैल्यू 9.8 आपको होता ही होता है, तो उसको डालेंगे। एक बार ट्राई करके देखते हैं, कहीं अगर आ जाए आराम से तो क्या दिक्कत है। यहाँ से कह सकते हैं और ओमेगा मिनिमम इक्वल टू रूट अंडर 9.8 बटा 0.1 है ना, 0.1 है, इतना रेडियन पर सेकेंड। और तो ये क्या होगा, 98 आया ना, इतना रेडियन पर सेकेंड। ये होगा 7√2। ठीक है, जो आ जाए दिक्कत नहीं है, पर सेकेंड आंसर। ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। हो सकता है कि मतलब इसको और हम प्यूरिफाइड करना चाहें, उससे दिक्कत नहीं। जो रियलिटी है वो ये है, ओमेगा मिनिमम की यही वैल्यू। तो मेरे कहने का मतलब है कि लेक्चर को सक्सेशन पर पहुंचाना, इसको बहुत बेहतर लेवल पर पहुंचाना, ये सिर्फ हमारी ही जवाबदेही नहीं है, ये आपकी भी कहीं ना कहीं जवाबदेही बनती है। एक और प्रॉब्लम, चूंकि आज ये लेक्चर मैं लास्ट कर रहा हूँ सर्कुलर मोशन का, तो मेरे मन में एक बात और आई है, थोड़ी आइए उसकी भी बात करते। एक सवाल और मेरे नज़र में बहुत लंबे समय से चल रहा था, मेरा मन था कि मैं बताऊं आपको, तो इसको मैं इरेज करता हूं, आप नोट कर लेंगे। इस साइड में मेरे पास है जगह, तो सवाल में लिखूंगा नहीं, सवाल में सिंपली आपको जो है मैं सुना देता हूं प्रॉब्लम क्या है। क्वेश्चन है, मेरा मन था कि कोनिकल टाइप का कोई सवाल मैंने नहीं करवाया है आपको, तो मैं थोड़ी उसकी चर्चा कर देता हूँ। ये देखिए, इस तरह से एक पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ L है, स्ट्रिंग का लेंथ दिया हुआ है। मैं सवाल को पढ़ता हूँ बखूबी, आप सुनने की कोशिश करें। आई हैव गॉट नो मच मोर टाइम टू राइट द प्रॉब्लम, सो लेट अस ट्राई टू लिसन। क्या कहता है प्रॉब्लम का, पार्टिकल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। मास ऑफ द पार्टिकल इज m and
द पार्टिकल मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस आर, ये आर भी इसको शो कर दिया गया है, आपको आर भी शो किया हुआ है। कहता फाइंड ए में द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड बी में द टेंशन इन द स्ट्रिंग, सच अ सिस्टम इज कॉल्ड अ कोनिकल पेंडुलम। वो तो सब जानते हैं कोनिकल पेंडुलम है। तो अब जाहिर सी बात है कि ये सर्कुलर मोशन करेगा, यहाँ मान लेते हैं थीटा एंगल हुआ, इसमें टेंशन यहाँ टी काम करेगा, तो रेडियस आर दिया हुआ है, सब कुछ हम लोगों को पता है। यहाँ से इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, ये होगा टी कॉस थीटा, एंड इट विल बैलेंस द वेट ऑफ द पार्टिकल, एंड टी साइन थीटा विल सप्लाई द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो लिख दीजिए टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी। ये कोनिकल पेंडुलम का पैटर्न था, इसीलिए मेरे मन में था कि इस तरह का आपका जो है वो नहीं आया हुआ है, तो मैं इसकी बात कर लेता हूँ। टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी पहला इक्वेशन, एंड टी साइन थीटा जो है वो एम भी स्क्वायर बाय आर। भी के रूप में देखें, ओमेगा के रूप में देखें, वो कोई इशू नहीं होता है, आप देख लीजिए। अब इसको क्या करना है, डिवाइड कर देते हैं। सो टी साइन थीटा ये 1/2 कर दी, सॉरी 2/1 कर दीजिए, तो आपका आसानी से हो जाएगा। टी साइन थीटा बटा टी कॉस थीटा इक्वल टू एम भी स्क्वायर बटा आर इंटू एम जी। एम से एम खत्म हो गया, टी से टी मर गया, मेरे पास आता है क्या, टेन थीटा इक्वल टू भी स्क्वायर बटा आर जी। ये आ गया, अच्छी बात है। हमको वेलोसिटी चाहिए तो क्या लिखेंगे हम, और v इक्वल टू रूट अंडर आर जी टेन थीटा, यही ना लिखेंगे। तो बढ़िया बात है। v इक्वल टू जब मैं आर जी टेन थीटा लिखूंगा, तो सवाल में थीटा की चर्चा है नहीं, थीटा चेंज करना पड़ेगा हमको। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना, इसका वैल्यू आ जाएगा, निकाल देते हैं उसको, मैं इरेज करता हूँ, जगह आ जाएगी हमारे पास, देखा जाए। मैंने प्रॉब्लम में ऐसा कोई बहुत डेप्थ नहीं है, पर थोड़ा सा कैलकुलेशन और थोड़ा एक जनरल फॉर्म का था, तो मुझे लगा कि कर लेते हैं इसको। तो बताइए टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये परपेंडिकुलर है मेरा आर, और बटे बेस हो जाएगा कितना मेरे पास, बता दीजिए तो, बोला जाए, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए, ये कितना होगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये होगा रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और ठीक है, इसीलिए क्या होगा, भी का जो वैल्यू आ जाएगा वो होगा आर डिवाइडेड बाय रूट अंडर कहाँ है भाई साहब, रूट, अरे यार हट, भी की वैल्यू यहाँ है ना, रूट अंडर हो जाएगा कितना, आर जी, और टेन थीटा की वैल्यू हो जाए कितनी, आर बटा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पर भी तो रूट लगा हुआ है। तो ऐसा कर ये लिखा जाएगा मेरे समझ से, आर ये आर बाहर आ गया, और रूट अंडर जी बटा, इस पर डबल रूट लगा हुआ है, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पर पावर 1/4 नीचे में ये लग जाएगा। यही है हमारा भी का वैल्यू, ठीक है। और जो दूसरा डिमांड है, वो डिमांड क्या कह रहा था कि टेंशन निकालना है। तो अब क्या दिक्कत है, जब ये निकल चुका है टेन थीटा का वैल्यू, टेंशन कहीं भी डाल देंगे तो मेरा आ जाएगा, उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। लेकिन इतना आसानी से नहीं समझना कि इसको डिवाइड, इसमें टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा को स्क्वायर करके जोड़ने से हमारे पास टेंशन आने वाला है, ये बात समझ लेंगे। लिखेंगे टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, दूसरे डिमांड के लिए, और प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी का स्क्वायर और प्लस एम भी स्क्वायर बटा आर का स्क्वायर। ऐसे निकालते हैं बच्चा।
यहाँ से टी कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा mg का स्क्वायर और प्लस mv स्क्वायर बाय r का स्क्वायर। सो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी, है ना। ध्यान से देखेंगे, यही सब सवाल का वीक पॉइंट होता है, जहाँ पर हम लोग लापरवाही से कुछ कर देते हैं और इसका होल स्क्वायर, इस पर पावर लग जाएगा हाफ। ये हो जाएगा टेंशन का वैल्यू। डेटा सेट करना, आंसर लाना, वो सब बाद की बात है, लेकिन ठीक है, ऐसे भी कर देंगे, चीज वही का वही मिलने वाला है। यहाँ टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी भी एक प्रोसेस दिया गया है, टी साइन थीटा से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी निकालेंगे, बात वहीं की वहीं रहेगी, रहना भी चाहिए, है ना, रहना भी चाहिए, कोई बात नहीं है, ये भी है। तो इस तरह से भी काम कर सकते हैं हम लोग। और जो आपके पास अवेलेबल है उसमें लिखा हुआ है टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, सो टी इक्वल टू एम जी बाय कॉस थीटा, बात वहीं पर जाकर गिरेगी, ये भी वैल्यू ला के रखेंगे तो चीज़ वही आएगा, ठीक है। तो फिर भी करके देखेंगे, हो सकता है कहीं इसमें कुछ हो, लेकिन मेरे समझ से यही होना चाहिए एग्जैक्टली। तो ये है। तो कुल मिलाकर के प्रॉब्लम का जो भी दायरा था, आज सर्कुलर मोशन को मैं यहीं से एंड कर रहा हूँ और ये कोशिश करता हूँ जितना मेहनत मैंने किया, हो सकता है कहीं कहीं पर जो है आप कम मेहनत करेंगे तो कहीं पर आपको कुछ कम सफलता मिले, लेकिन ये कोशिश हमारी जो है वो एकदम बिल्कुल लगातार बनी हुई है। आपको खुश करके रखना चाहता हूँ, आपसे फिजिक्स कभी रूठे नहीं, या फिजिक्स से आप न रूठें, इस बीच में हम मध्यस्थता कर रहे हैं, मीडिएटर का काम कर रहे हैं। सो लेट अस एंजॉय द टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर हमारा एक नया और बहुत ही खूबसूरत चैप्टर के साथ स्टार्ट होने वाला है और उसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। सो प्लीज़ वेट एंड वॉच। इंतज़ार की घड़ी लंबी होती है पर इंतज़ार तो करना ही होगा। थैंक यू सो मच।